नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित टॉपिक वाइज़ श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज़ के माध्यम से सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे ज़्यादातर बेस्ड होंगे। साथ ही उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, जो एग्ज़ाम के लिए आवश्यक होंगे, उनको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संसद द्वारा, ऑप्शन बी निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है तो भारत में निर्वाचक मंडल तय करता है चुनाव, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, यानी लोकसभा के सांसद होते हैं, कौन से जो इलेक्टेड होते हैं, यानी निर्वाचित होते हैं, ठीक। इसके अलावा राज्यसभा यहाँ के भी सिर्फ निर्वाचित मेंबर ही शामिल होते हैं। इसके अलावा जो विधानसभा है, जिन राज्यों की विधानसभाएं हैं, तो यहाँ के भी सिर्फ निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। इसके अलावा जो यूटीज है, जहाँ जहाँ विधानसभा है, वहाँ के भी निर्वाचित मेंबर शामिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई तरह से पूछा जाता है। इसमें शामिल कौन कौन होते हैं निर्वाचक मंडल में? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही यूटीज जहाँ पे विधानसभाएं हैं तो उनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। क्योंकि यहाँ से जो विधेयक पास होते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, वो तब तक कानून नहीं बनते हैं जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनते हैं। इसलिए इसको संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा का तो भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये भंग नहीं होती, ये भंग नहीं होती। इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। अभी हमने राष्ट्रपति का चुनाव देखा, अब उपराष्ट्रपति का चुनाव देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा, दूसरा है राज्य विधानसभाओं द्वारा, तीसरा है जनता द्वारा और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो इस संसद के दोनों सदन के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अब इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित, साथ साथ जो गैर निर्वाचित यानी जो मनोनीत होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 लोग जो मनोनीत होते हैं वो भी वोट डाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों शामिल होते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। यही मेन अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। पहला है लोकसभा, नंबर दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है संसद, चौथा है विधानसभा। तो जो राष्ट्रपति है उसको लोकसभा के सदस्य बनने की, मतलब इसमें लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, उसी को आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक याद रखने योग्य बात है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये होता ही इसीलिए है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो आपको कार्यकाल से संबंधित भी आप याद रखिएगा कि किसका कितना कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है,
ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 5 वर्ष का कार्यकाल हम और देखें किसका किसका होता है। जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। जो आपके चुनाव आयोग होते हैं इनका भी 5 वर्ष का कार्य होता है। जो वित्त आयोग होता है ये भी 5 वर्ष का होता है। जो राज्यपाल होता है ये भी 5 वर्ष के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो ये जितने भी 5 वर्ष के हैं, जो 6 वर्ष के हैं, जो 4 वर्ष के हैं, जो 3 वर्ष के हैं, तो सभी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। 4 वर्ष का देखें तो एक ही है, सतर्कता आयुक्त। सतर्कता आयुक्त इसका ही होता है 4 वर्ष, तो ये याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, 6 वर्ष हम देखेंगे अभी कि जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ये 6 वर्ष के लिए इलेक्टेड होते हैं और 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं। ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन मतलब पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है अध्यादेश केवल तब जारी होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अध्यादेश है क्या। तो अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद के दोनों में से कोई भी एक सदन नहीं चल रहा है, यानी कार्य पे नहीं होता है, तो उस कंडीशन पे यदि कोई कानून बनाना आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला करके कानून बना देता है। इसको अगले जब सदन लगती है तो उसके बाद इसको पारित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 123 में, ये भी आप याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है अध्यादेश केवल तब जारी होता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ भी उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है ये भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन यानी योग्यता है वो राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा के। जबकि जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आयु है वो 30 वर्ष है। तो ये याद रखिएगा कि इसको अगर पूछा जाता है योग्यता कितनी होनी चाहिए तो राज्यसभा के मेंबर बनने की, लेकिन जो आयु अगर पूछा है पर्टिकुलर तो 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी होनी चाहिए जैसे कि राष्ट्रपति की है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको देखें ऑप्शन डी, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष, साथ साथ विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष आवश्यक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। जो राष्ट्रपति हैं इनको शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ठीक है, इन सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वही इसको शपथ दिलवाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रधानमंत्री शपथ कब लेते हैं, तो ये भी जो जितने मंत्री होते हैं तो ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ठीक, जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि जब संसद से बहुमत दल के नेता को चुन लिया जाता है, जिसका बहुमत होता है जिस पार्टी या गठबंधन का, तो अपने नेता को चुनते हैं जो कि सदन का नेता कहलाता है, और उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति ही करते हैं। ये याद रखिएगा। दूसरा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ये सब लगभग पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक, तो इससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो ये याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं शपथ दिलाते हैं, शपथ तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, लेकिन अपना त्याग पत्र ये देते हैं तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं, और प्रधानमंत्री को देना होता है तो वो राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति संसद को स्थगित करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रपति है संसद को आहूत तो करता है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, संसद को आहूत करता है कौन, राष्ट्रपति। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट है कि संसद को स्थगित करता है, तो स्थगित करने का अधिकार
जो अध्यक्ष होते हैं यानी लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को, और राज्यसभा अध्यक्ष यानी कि जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो ये उसको स्थगित करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यानी ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। तो हमने अभी पीछे निर्वाचक मंडल देखा था, उसमें से कौन कौन शामिल होते हैं। लोकसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के यानी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, इसके साथ साथ यूटीज जो होती हैं जहाँ पे विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सांसद लेते हैं, विधायक भी लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा सदस्य तो लेते ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है कि यह शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, जिसमें से अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो उसकी सजा को क्षमा कर सकता है, इसके साथ साथ राहत दे सकता है, कुछ छूट भी दे सकता है, अगर चाहे तो कुछ छूट दे सकता है, इसके अलावा निलंबित कर सकता है, इसमें से मृत्यु दंड अगर दिया गया है तो उसको भी माफ कर सकता है पूरी तरह से। साथ साथ जो कोर्ट मार्शल की सजा है इसको भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षमा भी है, राहत भी है, छूट भी कर सकता है, यानी उसको कुछ उसमें से कंसेशन कर दे कि मतलब इतनी सजा ना, सजा का जो प्रावधान है उसको कम कर दे, निलंबित भी कर सकता है, साथ ही मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल से संबंधित जो भी सजा है उसको भी पूरी तरह से माफ कर सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हमने पीछे ये भी देखा था कि इसके लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, 25 वर्ष लोकसभा, 30 वर्ष राज्यसभा और 35 वर्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, यानी सभापति होता है पदेन पदेन सभापति, यानी अपने पद पर जब तक रहेगा तब तक वह राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। साथ साथ ये संसद का सदस्य नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कि अध्यक्षता तो करता है इसकी, लेकिन इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किस प्रणाली से होता है। पहला साधारण बहुमत, नंबर दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, नंबर तीसरा प्रत्यक्ष मतदान, एक नंबर चौथा खुला मतदान। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से लास्ट में अगर हम इसकी प्रक्रिया भी आगे समझेंगे क्या पूरी प्रक्रिया होती है, तो इसको हम लोग डिटेल में एक बार समझ लेंगे, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये भी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है राष्ट्रपति से संबंधित, यानी ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। पहला है लोकसभा, नंबर दूसरा है राज्यसभा, नंबर तीसरा सुप्रीम कोर्ट, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। तो जो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है तो ये राज्यसभा के पास लाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी स्पेशल पावर यानी एक विशेषाधिकार है इसका राज्यसभा का, कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाना होगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसका रीजन भी क्या है कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संसद को राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, नंबर दूसरा है राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि इसका संबोधन होता ही है, जो सबसे पहला साल का जो पहला सत्र होता है उसमें भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। साथ साथ जब पहली बार किसी संसद का गठन होता है, यानी लोकसभा जब पहली बार सरकार बन के आते हैं, तब भी इसका जो संबोधन होता है तो राष्ट्रपति ही अभिभाषण
देते हैं। ठीक है, पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है। पहला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी 356 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360 में और ऑप्शन डी अनुच्छेद 365 में। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो ऑप्शन ए यानी 352 में इसका प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये पूरे देश में या किसी पार्ट में लगाया जा सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। इससे संबंधित और देखें कि ये राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितने बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार अभी तक जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। इसकी कंडीशन क्या होती है, यानी कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो पहला है बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, दूसरा है युद्ध और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। ये 3 ही कंडीशन है, इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं है जिसके कारण किसी भी देश में आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, खासकर हमारे देश में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। पहला पाकिस्तान युद्ध के समय, एक चीन युद्ध के समय और तीसरा 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक, 356 की बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन ये कब लगता है कि जब कोई राज्य ऐसा होता है कि उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 365 से भी राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है, जब केंद्र के निर्देश राज्य नहीं मानता है, तब वहां पे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से, जो कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अनुच्छेद 124 2 में प्रावधान दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये अभी अनुच्छेद भी याद रखिएगा 124(2). हालांकि इनका जो जो निर्वाचन होता है, मतलब नियुक्ति होती है, तो कॉलेजियम के माध्यम से होती है, जिसमें से 5 जज डिसाइड करते हैं मिल करके कि किसको जज चुना जाएगा और उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है, जिससे राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लागू होता है, यानी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। हमने अभी पढ़ा था कि 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपात जो कि 3 कंडीशन में लगता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। अभी तक 3 बार लग चुका है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हो गया, जिसका प्रावधान 352 में किया गया है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, तो 356 के तहत कंडीशन क्या है कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि सबसे पहले पंजाब में लगा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, जो कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगाया गया है। ऑप्शन डी क्या है कि 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। संविधान संशोधन, ठीक, संशोधन, ये याद रखिएगा अनुच्छेद, ये भी इंपॉर्टेंट है 368 भी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही रिपीटेड है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो खासकर वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक, बाकी तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये हमने अभी पढ़ा कि इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो अप्रत्यक्ष होता है, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी इसमें भी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यानी दोनों के दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद कौन तय करता है, यानी कोई विवाद अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित होता है तो उसको कौन डिसाइड करता है। पहला ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट,
ऑप्शन सी है चुनाव आयोग और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति विवाद से संबंधित जो भी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद है, इनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, हाई कोर्ट को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी गई है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नंबर दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बनाइए कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, जिससे बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके गलत ना हो। ठीक है, जो कैग का प्रावधान है तो अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है, और जो ये चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति करता है। यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये अनुच्छेद भी याद रखिएगा। 148 कैग से संबंधित और 324 राष्ट्रपति चुनाव आयुक्तों से संबंधित है कि इनकी नियुक्ति करता है। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के मेंबर बनने के योग्य होना चाहिए। हालांकि जो इनकी एज होती है तो 35 साल होना चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एज 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आसान सा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये सबको पता है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। इंपॉर्टेंट है, इनको अगर देखा जाए तो चुने कब गए तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखिएगा, डेट पूछा है कई बार एग्जाम में। ठीक, तो पहले राष्ट्रपति कब चुने गए, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में यही कार्यभार संभालता है। दूसरा क्या है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी है महाभियोग, ऑप्शन सी है निंदा प्रस्ताव और ऑप्शन डी है विशेषाधिकार। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है इसे महाभियोग कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद भी कई बार पूछा जाता है। तो ये जो महाभियोग होता है इसको एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है किसी भी सदन में इसका प्रस्ताव आ सकता है। बस इसमें से कुछ कंडीशन होती है कि 14 दिन का एक नोटिस देना चाहिए राष्ट्रपति को। इसके अलावा एक 1/4 मेंबर, जिस भी सदन में ऐसा प्रस्ताव आता है उसके 1/4 मेंबर का लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, ये है। और इसके अलावा क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये एक सदन में पास होगा 2/3 बहुमत से, उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा जिसमें जो सदन खुद या तो जांच कर सकता है या कोई समिति रख सकता है जिससे इसकी जांच होगी। अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो यहाँ भी 2/3 बहुमत से, यानी दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से उसको पास किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो पाएंगे। इसी को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है कि 61 में इसका उल्लेख किया गया है। निंदा प्रस्ताव तो सरकार के कोई भी, अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है, यदि कोई भी विधेयक लाती है तो उसका निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब विपक्ष लाता है पक्ष के खिलाफ, जब उनको किसी चीज से असंतुष्टि होती है सरकार से और उनको लगता है कि सरकार गिर सकती है, तो इस कंडीशन में लोग अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तभी विधेयक बनता है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग भी माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। हालांकि अगर दूसरी बार उसको पारित करके भेजता है सदन मतलब राष्ट्रपति के पास, तो इस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना ही पड़ जाता है। ठीक है, तीसरा है राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यानी धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रपति सशक्त बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है राष्ट्रपति राज्य के विधानसभाओं को भंग कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये अधिकार राज्यपाल को दिया गया है, यानी इसमें भी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, यानी केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये हमने देखा कि ये सभापति होता है और पदेन होता है, जब तक पद पे रहेगा तब तक अध्यक्षता करेगा। अगला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान कर सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि मतदान का अधिकार नहीं होता है। मतदान सिर्फ एक ही स्थिति में करता है, जब जो मत बराबर हो जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि बराबरी की स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति दया याचिका पर क्षमादान दे सकता है, तो हमने अभी पीछे इसका डिस्कस किया था, अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। ये भी स्टेटमेंट हमने पीछे ही देखा था कि मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है। साथ साथ जो हमने देखा था कि जो कोर्ट मार्शल होता है उसको भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के निर्णय को बदल सकता है, तो न्यायालय के निर्णय को नहीं बदलता, हालांकि जो इसमें सज़ा दी जाती है उसको कम कर सकता है। इसमें ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। ठीक है, क्योंकि न्यायालय के निर्णय को बदलने का अधिकार इसको नहीं दिया जाता। ठीक, इस प्रकार हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। ठीक है।